हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेलकम टू ऑल एट ऑफिसर्स पॉइंट। मैं राकेश कुमार शर्मा। बच्चे, आपको जितनी भी क्लासेस अभी तक मिली हैं, वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से मिली है, आई थिंक आपके जो क्वेरीज हम तक मिल रही हैं, सर बैचेज कब से स्टार्ट होंगे, 1 तारीख से नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट है अपना, उसका लिए जो भी प्रिपरेशन हमको करनी थी कंप्लीट है। आपको अच्छे टीचर्स के द्वारा जो भी कंटेंट मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग दिया जाना चाहिए बच्चे, लिमिटेड कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरीज है बच्चे, आप लोग ऑफिस में आओ और जितने भी साथी हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना देखते हैं एज एन ऑफिसर्स, ऑफिस में आकर के विजिट करो। आपको किस तरीके से रोड मैप फॉलो करना है वो रोड मैप पूरा बना के देंगे बच्चे। आपको कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने पहले भी कहा था, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी टाइमिंग, यहाँ से अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑफिस में आइए और नए बैचेज के रिगार्डिंग आपके जितने भी साथी हैं प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर दिया जाएगा। और जितने भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे बहुत ही खुशी के साथ आइए और आपसे जुड़ करके हमारे को भी काफ़ी खुशी होगी। आपको तो जो एक्साइटमेंट में देख रहा हूँ, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं और जो एक्साइटमेंट आप लोग बच्चे दिखा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा वेक्टर रहेगा। वेक्टर में आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, पिछला जो चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशंस, एक ही लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था। एक छोटा सा पोर्शन उसका बचा हुआ था, दैट वाज थ्योरेटिकल। आप सब लोगों ने कवर कर भी लिया होगा। और बहुत ही जल्दी इस लेक्चर के बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो टॉपिक की नहीं रहेगी बच्चों, क्वेश्चंस की रहेगी। आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी लेवल क्वेश्चंस का रहता है वो लेवल आपको देखने को मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ तक तैयारी करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम होता है और बच्चे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस करते रहते हैं। जी आपको क्वेश्चंस आता है, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोग कर सकते हो बच्चे, लेकिन करना क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, छोड़ना क्या है। क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साथी हैं, उनको मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपको ये भी फोकस में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे। और आई थिंक बेस्ट ऑफ लक है बच्चे अपनी एकेडमी की तरफ से। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए उनके लिए फॉर ऑफिसर्स एग्जाम के लिए, तो चलिए वेक्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपको दिख रहा है व्हाट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेक्टर होता क्या है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस की बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बात करेंगे वेक्टर के। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में, एंड एट द फाइनल वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। लामीज थ्योरम में डिस्कस करूंगा, लेकिन हम लोग कोसाइंस रूल और साइन रूल में उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ भी डिस्कस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट करने के बाद हमको पता ही नहीं चलता है कि डॉट प्रोडक्ट को यूज कहाँ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो आज मैं एप्लीकेशन सारे टॉपिक के बताना चाहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे। मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बताऊंगा, तो कम टाइम में हम लोग कवर करें। जो भी आपको नोट करने के लिए बोलूंगा वो शॉर्ट में आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा चल रहा है टॉपिक वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको साथ साथ जो चीजें मैं ब्रीफ बोलता हूं वो भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर होता क्या है अभी डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट है, क्या है बच्चे, एक सिंगल पॉइंट है आपके पास 2 और 3, और आपको क्वेश्चन बोलता है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेकंड पॉइंट आप लोग ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ए वेक्टर आ जाएगा 2i + 3j। क्या आ जाएगा, 2i + 3j आ जाएगा। आई जो है ये एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डिस्कस करेंगे। जे वाई की डायरेक्शन में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। मैथमेटिक्स में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, तो 2 एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रहा है एंड 3 किस पर हो रहा है बच्चे, वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सिंगल पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन मैं अगर डबल पॉइंट की बात करूंगा, आपको 2 पॉइंट दिए, ए पॉइंट हमारे पास है और एक सेकंड क्या है, बी पॉइंट है। ये मान लेता हूं 2 और 3, सेकंड पॉइंट मान लेता हूं मैं 5 और 7। आपको ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ए बी वेक्टर बताना है। ए बी वेक्टर क्या होगा, तो मैं ए बी वेक्टर लिखूंगा, तो आई के कोफिशिएंट में से आई का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - के 2 क्या आ जाएगा, 3i आ जाएगा, प्लस जे में से इसमें 7 - के 3 क्या आ जाएगा, 4j आ जाएगा। इट इज ए बी वेक्टर। क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो कई बार आपको सिंपल सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछता है कि ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा।
आप लोग कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग ए बी वेक्टर को बी ए नहीं लिख सकते। क्यों? जैसे मैं बी ए वेक्टर की बात करूंगा यहाँ पर, तो मेरे को बी से ए तक आना पड़ेगा। अब 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो -3 आएगा, तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, दैट इज -3i -4j। इसको मैं -ab वेक्टर लिखूंगा। क्या लिखोगे बच्चे? -ab वेक्टर लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर ये, अगर आप बी ए जैसे ही करते हो तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है हमारे पास, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अगर सिंगल पॉइंट आपको दे रखा है, सिंगल पॉइंट में ये हो जाएगा, और डबल पॉइंट आपको दे रखा है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये। लेकिन आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ए बी की बात करूंगा तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी ए की बात करेंगे तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब मैं जब वेक्टर की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो वेक्टर में 2 चीज होती हैं। जब फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था हमारे पास क्वांटिटी 2 होती हैं। पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड क्वांटिटी की जो बात करते हैं हम लोग, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में हमने डिस्कशन किया था सिर्फ मैग्नीट्यूड का। किसकी बात की थी? मैग्नीट्यूड की बात की थी। और वेक्टर की बात करता हूं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों की बात करते हैं हम लोग। तो वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी रहता है, मैग्नीट्यूड, और सेकंड बात करूंगा तो क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है हमारे पास? सेकंड डायरेक्शन भी रहती है। दोनों की बात करेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो मैं एक वेक्टर का एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट द वेक्टर इज 2i -3j + 4k, इट इज वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड फाउंड आउट करना है और क्या करना है? डायरेक्शन। तो मैं अगर वेक्टर की बात करता हूं, ए बी वेक्टर मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ले लिया, ये मेरे पास क्या है? ए बी वेक्टर है। क्या है? ए बी वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट तो बच्चे हमने कर लिया, लेकिन इसकी हम लोग डायरेक्शन कैसे फाउंड आउट करेंगे? ये जो टोटल लेंथ होती है यहां से यहां तक, दैट इज मैग्नीट्यूड। ये क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाली क्या होती है? डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -3 का कोफिशिएंट, और के का कोफिशिएंट 4 है। इनके स्क्वायर का हम लोग अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करेंगे तो 4 + 9 + 16, आंसर विल बी 29 अंडर रूट 29। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। सर हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड क्या है? डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? मेरे पास एक वेक्टर आया और मैंने कहा बच्चे ए वेक्टर था आपके पास क्या? 2i -3j प्लस क्या था? 4k, और ए का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड वाज √29। अब मैं किसी भी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आपको क्या करना है? पहला स्टेप फॉलो करना है। इसके मैग्नीट्यूड को इसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? यूनिट वेक्टर। इस टर्म को बच्चे हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको? यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा मैं, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो बच्चे एक बार, आंसर आ जाएगा 2/√29i -3/√29j + 4/√29k। आई थिंक क्लियर होगा। तो वेक्टर आपको दिया है, ये वेक्टर है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे कहां से? मैग्नीट्यूड विल बी दिस एक्सप्रेशन, एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन विल बी दिस एक्सप्रेशन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं मैं, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है ये दोनों क्लियर है, आप सब लोग पढ़ के आए हो। मैं एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसकी बात करूंगा, ठीक है? तो डायग्राम में देखो, मैं एक एक्स एक्सिस लेता हूं, एक वाई एक्सिस, और थर्ड लेता हूं इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और थर्ड क्या बच्चा है? जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज आई वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई वेक्टर। वाई एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज जे वेक्टर, एंड के में हो जाएगा, जेड में क्या हो जाएगा? के वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? के वेक्टर आ जाएगा बच्चे, ठीक है? अब मैं कोई भी वेक्टर है, मान लेता हूं ए वेक्टर ये था मेरे पास,
ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर। यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे हो सकते हैं आपके पास, √2, 1 एंड -1, 3 पॉइंट्स हैं। √2 इज द एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, 1 द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y, -1 द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ z। तीनों डायरेक्शंस में हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है। अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर √2i प्लस j माइनस के। j का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 और k का क्या है माइनस। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको इसकी निकालनी है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा बच्चे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, अंडर रूट करोगे तो √4 आएगा, दैट इज 2। क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बताया, ए वेक्टर को इसके मोड से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ए वेक्टर को इसके मोड से डिवाइड करेंगे। जब बच्चे डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 1/√2i प्लस 1/2j माइनस 1/2k। आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम बच्चे कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। कोई भी डाउट है, कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे दिक्कत क्या है। मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेकंड स्टेप था हमने मैग्नीट्यूड निकाला। क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, और हमारे पास ये मैग्नीट्यूड निकाला। थर्ड था हमारे पास डायरेक्शन। अब देखिए ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर x के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, x के साथ बना रहा है कुछ एंगल, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। y के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, z के साथ एंगल बना रहा है दैट इज गामा। और आपको क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर a विद द x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस। किसी का भी पूछ सकता है कि a वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहा है, y के साथ कितना एंगल बना रहा है और z के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल देखो, आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर में i का जो कोफिशिएंट होता है बच्चे दैट इज cos अल्फा। क्या लिखते हैं इसको, cos अल्फा लिखते हैं। j का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर के अंदर इज cos बीटा। क्या जाएगा, cos बीटा। एंड k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, cos गामा। i j k तीनों का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। तो चलिए नोट करते चलेंगे बच्चे साथ साथ। इनको मैं नाम देता हूं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या नाम देते हैं बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी देखेंगे cos अल्फा की वैल्यू 1/√2 है, तो cos थीटा 1/√2 कहां होता है, 45 डिग्री के ऊपर। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूंगा, अल्फा विल बी 45 डिग्री। नेक्स्ट cos बीटा 1/2 कहां पर होता है, दैट इज 60 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। cos गामा की बात करूंगा मैं, cos गामा हमारे पास माइनस के 1/2 है, तो गामा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी दैट इज 120 डिग्री। cos थीटा 120 डिग्री के ऊपर -1/2 होता है। 30 डिग्री के ऊपर होगा हमारे पास, 30 डिग्री के ऊपर कितना होगा, 1/2 होगा। और -1/2 की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30 लिखेंगे आप लोग, तो cos 30 हो जाएगा, cos 30 √3/2। ये 150 एंगल आएगा बच्चे। कितना आएगा, 150 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। ये जो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, x के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री का, y के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, और z के साथ कितना बना रहा है हमारे पास 120। cos 120, अगर मैं cos 120 को लिखता हूं तो cos 120 हो जाएगा बच्चे 90 प्लस 30 हो जाएगा। और sin 30 cos 30 क्या है, इसको लिख सकता हूं बच्चे मैं sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है माइनस के हाफ। बच्चे 120 होगा, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व की यहाँ पर। फर्स्ट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात अगर आपसे करें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो एंगल कितना एंगल बनाएगा, आई थिंक यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चे। जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, आपके नेवी के अंदर पूछा गया और बहुत बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ए बी वेक्टर की बात करते हैं,
ठीक है, हमारे पास कोई भी ए बी वेक्टर आपको दिया हुआ है तो आपको पूछेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको एक स्टेप में लिखा होगा हमारे पास क्या, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में बी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है बच्चे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए, हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, ये मेरे पास ए बी वेक्टर है, अगर मैं इसको बी ए वेक्टर लिखूंगा तो बच्चे डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम लोग ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस के बी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कभी भी बी ए वेक्टर नहीं बन सकता है, माइनस बी ए बन सकता है। क्या बन सकता है, माइनस बी ए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ये लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ, तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ये लेंथ है हमारे पास, तो ये लेंथ हमारे पास कांस्टेंट रहेगी मैग्नीट्यूड, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। डायरेक्शन की बात करूंगा तो ए बी की डायरेक्शन इधर और बी ए की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल नहीं हो सकती है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी तरफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रहेगा, इसके यूनिट वेक्टर का, दोनों के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, वेक्टर की डायरेक्शंस देख लेंगे किसके साथ कितनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड के साथ एंगल जो बना रहा है डायरेक्शन कोसाइन से। इसमें नोट करके आपको एक चीज लिखनी है, एक चीज क्या लिखनी है, ये जो मैंने आपको कॉस अल्फा बीटा लिखा है, इसके अंदर आपको एक चीज लिखनी है, कॉस, नोट करके मैं नोट डाल देता हूं यहां पर, नोट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। कॉस अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ आई, cos beta is the coefficient of j and cos gamma is the coefficient of k in the unit vector। यूनिट वेक्टर के अंदर तो तीनों का स्क्वायर बात करेंगे, तो हमने अभी डिस्कस किया है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या रहता है मेरे पास, या फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब आपको ये नहीं पूछता है, ये तो आपको पता होता है, आपको साइन की फॉर्म में पूछेगा, किस फॉर्म में, साइन। तो मैं इस cos को क्या लिख सकता हूँ, cos को लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, मैथमेटिक्स में आप सबने पढ़ा है, प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा, क्या लिख सकता हूँ, इसको गामा लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, यहीं पर लिख देता हूं मैं, दैट इज 2। तो कई बच्चे लोग गलत करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस, इसको भी 1 लिख देते हैं, इसको भी 1 लिख देते हैं, ये आपका मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्या बच्चे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में टूट जाता है। ये मान लो आर वेक्टर है, आपने जब 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको एक चीज बताई गई होगी, और वो ये था कि अगर इस वेक्टर को 2 डायरेक्शंस में तोड़ना है, 2 डायरेक्शंस में क्या करना है, इस वेक्टर को ब्रेक करना है, तो जिधर थीटा होता है उस तरफ कंपोनेंट आता है कॉस थीटा का, आर कॉस थीटा का, और इधर कंपोनेंट आता है आर साइन थीटा का। क्या कंपोनेंट आता है, आर कॉस थीटा का, इधर कंपोनेंट आता है आर। लेकिन आता क्यों है वो आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है, हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ऐसा लिखने के पीछे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है। इसको मैं आर वेक्टर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आर वेक्टर। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये एंगल हमारे पास थीटा है,
क्या एंगल थीटा। मैं यहाँ से एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, इसको y मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ x। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो y ओवर में r। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चे, r साइन थीटा। क्या आ जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। इसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप cos थीटा लगाओगे, क्या लगाओगे, अगर cos थीटा मैं अप्लाई करता हूँ इसी ट्रायंगल के अंदर, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू में बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो x बाई आर। क्या आ जाएगा, x बाई आर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी, r cos थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया, क्या किया, इस वेक्टर को रिजॉल्व किया। इसका x की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिला, r cos थीटा, और इसकी कंपोनेंट क्या मिला, r sin थीटा। सेम है, r वेक्टर को रिजॉल्व किया तो x की डायरेक्शन में cos का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, sin कंपोनेंट। तो यहां से इस वेक्टर को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, यहां से y वेक्टर को क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया। तो इसको एक्सप्रेस करके कैसे लिख सकते हैं, अगर r वेक्टर आपके पास है तो एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा, इधर। अगर थीटा इसके साथ बना हुआ है तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसके साथ cos थीटा, इसके साथ क्या आएगा, r sin थीटा। बेटा वेक्टर रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, एनएलएम की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप फ्रिक्शन की बात करेंगे, फ्रिक्शन में पूरा वर्क पावर एनर्जी में जो भी फिजिक्स का चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। जहां भी फोर्स की बात की जाएगी मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्स। और फोर्स अगर डायरेक्शन में नहीं लग रहा तो उस डायरेक्शन में तोड़ के लगाना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स नहीं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सारी जगह आपको एक चीज याद रखनी है, जिसके थीटा के साथ हमेशा कॉस का कंपोनेंट रिजॉल्व होके आएगा और थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, साइन का कंपोनेंट रिजॉल्व होके आएगा। कौन सा, थीटा के साथ कॉस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, साइन का कंपोनेंट रिजॉल्व होके आएगा। तो आप लोग यहां से इसको कर लेंगे आई थिंक। ठीक है, तो याद रखना है, इतना सब कुछ करके हमको सिर्फ एक रिजल्ट याद रखना ही है जो हम लोग पढ़ते थे। रिजॉल्व करने के बाद अब देखो दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे, दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे, दो वेक्टर को ऐड सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके पहले एक और पॉइंट नोट करके आपको लिखना है। अगर मैं दो वेक्टर्स की बात करता हूँ, एक वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर, ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है, ये वेक्टर बी हो गया। बच्चों को काफ़ी बच्चे डाउट रहते हैं सर हम लोग कहाँ पर प्लस लें कहाँ पर माइनस लें। तो देखो बच्चे, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट, दैट रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी। क्या जाएगा बच्चे, ए प्लस बी। कोई डाउट, कोई भी डाउट है बच्चे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। और कोई भी न्यू बैच के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, जितने बच्चे कमेंट करेंगे नीचे न्यू बैच के रिगार्डिंग क्वेरी, 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर कॉल करिए, कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपके जो भी डाउट्स हैं बच्चे क्लियर करिए, ठीक है। ये हमारे पास ये क्लियर है, ए और बी यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए माइनस बी, दिस वेक्टर इज ए माइनस के बी। रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ोगे, रिवर एंड बोट कंसेप्ट पढ़ोगे तो हमको पता नहीं होता ए प्लस बी कहाँ लेना है, ए माइनस बी कहाँ पर लेना है। अगर दो वेक्टर ऐसे करके जा रहे हैं, एक वेक्टर ये और इधर जा, इनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ये एंगल थीटा लिया जाएगा, ये क्या बोले जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगर दो वेक्टर ऐसे मिल रहे होते, ये हमारे पास दोनों का हेड मिल रहा है। जब वेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास ये वेक्टर है तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को तो टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। जब दोनों वेक्टर्स की टेल मिली हुई है, दीज आर द कोइनिशियल वेक्टर्स, और दोनों वेक्टर्स के हेड मिले हुए हैं, दीज आर को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। तो को टर्मिनस एंगल कभी भी दो वेक्टर का लिया जाएगा तो या तो वेक्टर कोइनिशियल होने चाहिए या फिर वेक्टर क्या होने चाहिए, को टर्मिनस होने चाहिए। या तो कोइनिशियल होने चाहिए या तो वेक्टर क्या होने चाहिए, को टर्मिनस होने चाहिए। एंगल तभी मेजर करोगे, अदरवाइज आपको ऐसे इस टाइप से वेक्टर नहीं दिया है तो उनको इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे मैं भी आपसे बात करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ऐसे करके, ठीक है। एक वेक्टर ये दिया है, इसको थोड़ा सा मैं
ऑब्ट्यूज एंगल बना लेता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर आपको ये दिया है, दूसरा वेक्टर आपको ये दिया है, तीसरा वेक्टर आपको ये दिया है, ठीक है। ये एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया। क्या दे दिया आपको? एंगल 30 डिग्री दे दिया। और मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास किसी भी एंगल, हमको इसको मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, इसको दे देता हूँ बी वेक्टर। आपको ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी के बीच में। तो हम लोग गलती क्या करते हैं मोस्टली एंगल फाइंड आउट करने में, हम लोग ये एंगल देख लेते हैं और हम कहते हैं सर ये वाला एंगल हमारे पास ए और बी के बीच का रहेगा। क्या रहेगा? ए और बी के बीच का। बच्चे बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। क्या है? रॉन्ग अप्रोच। मैंने अभी कहा था या तो एंगल निकालें तो ए वेक्टर लेंगे, एक क्या लेंगे? बी वेक्टर, या फिर दोनों क्या होने चाहिए? को टर्मिनस, या तो को इनिशियल। क्या ये दोनों को इनिशियल है? सर नहीं है। ये दोनों को टर्मिनस है? नहीं है। तो को इनिशियल बना लो या फिर इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा बच्चे, दिस एंगल इज द बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ये एंगल, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी ये एंगल आपको, तो कोई ना कोई आपको हिंट दी होगी दोनों वेक्टर्स के निकालने की, वो हिंट हम लोग यूज करेंगे। हिंट यूज करके, और बी और सी के बीच का पूछ रहा है वो भी निकालेंगे, सी डी जिसके बीच का पूछ रहा है हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वेक्टर सी होता मेरे पास, तो ए और सी के बीच का एंगल मैं 30 ले लेता। क्यों? बोथ आर कोइनिशियल वेक्टर्स। दोनों क्या है? कोइनिशियल वेक्टर। चलिए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग तोड़ते कैसे हैं? अच्छा, रिजोल्यूशन से पहले हमने डिस्कस किया रिजोल्यूशन में सम ऑफ वेक्टर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? सम ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन में जितना मैंने आपको बताया ना सफिशिएंट है, इसके आगे नहीं जाना है। पैरेलल कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आईआईटी नीट वगैरह में बनते हैं। आपके लेवल पर जितना मैंने बताया है ये डिस्कस, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे। उसके बाद वेक्टर के पास दो चीज़ होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। दोनों आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक्स के साथ, वाई के और जेड के साथ एंगल भी आपको बताएगा। तो एंगल बताएगा तो यूनिट वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट क्या होता है? कॉस अल्फा बीटा और गामा होता है। कॉस अल्फा बीटा गामा होता है तो हम लोग एंगल निकाल लेंगे। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ द दिस कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट विल बी 1 निकाल लेंगे। लेकिन आपको साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 2। वैल्यू क्या रहेगी इसके बच्चे? मैग्नीट्यूड 2 रहेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है? रिजोल्व करना है। जब आप दो वेक्टर्स को रिजोल्व करोगे तो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। बस एक ही चीज याद रखनी है, जिसके साथ में थीटा है, जिसके साथ में थीटा है उधर कॉस का कंपोनेंट आएगा और दूसरी डायरेक्शन में क्या आएगा? साइन का कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग नोट करके, मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं और दोनों कोइनिशियल वेक्टर हैं, इनके बीच से जाने वाला वेक्टर तो रिजल्टेंट ए प्लस भी बताएगा, लेकिन इन दोनों के हेड हेड को मिलाने वाला वेक्टर क्या बताएगा? द डिफरेंस बिटवीन द बोथ वेक्टर। जब आप कोई वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाते हैं, अभी मैं बताऊंगा सम ऑफ वेक्टर्स में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, हम लोग दोनों की बात करेंगे। तो दोनों वेक्टर्स को सम करते हैं तो वहां पर पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, जो लंबा वाला डायगोनल होता है हमारे पास, लॉन्ग डायगोनल विल बी a प्लस बी एंड द स्मॉल डायगोनल विल बी a माइनस के बी। दोनों को डिस्कस करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हमारा। अच्छा, एंगल कैसे निकालते हैं? ऐसे निकाल देंगे सम ऑफ वेक्टर। सम ऑफ वेक्टर बताने से पहले मैं आपको पहले ट्रायंगुलर अप्रोच बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ट्रायंगुलर अप्रोच। उसमें हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है अगर दो वेक्टर, आपका एक वेक्टर ये मेरे पास है और दूसरा वेक्टर मान लेता हूं मैं ये वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ट्रायंगल की दो साइड सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बच्चे थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंट ए प्लस बी। इसको रिप्रेजेंट करेगी ए प्लस बी। हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, और इस ट्रायंगल की मैं दो साइड की बात करूंगा, कोई भी दो साइड ले लेते हैं हम लोग। एक तो ये साइड हो जाएगी, ठीक है, दूसरी ये साइड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही हैं दो वेक्टर्स को, तो दिस साइड इन अपोजिट डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। ये वेक्टर एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। ये पहली चीज। अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करता हूं मैं और किसी भी ट्रायंगल में
तीनों की बात करूंगा और तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। किसमें? सेम डायरेक्शन के अंदर है। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है और तीसरा भी इधर जा रहा है। तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो तीनों वेक्टर्स का ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स का जो सम रहेगा ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर रहेगा? 0 के रहेगा। अगर थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग द थ्री वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन या फिर मेकिंग द क्लोज लूप, देन द सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स विल बी 0। तीनों वेक्टर्स का सम क्या रहेगा? 0। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत जगह काम आने वाली है। पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ की बात करता हूं मैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, एक वेक्टर हमारे पास ए, एक वेक्टर में ले लेता हूं बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? थीटा हो जाएगा। अब मेरे को रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट फाउंड आउट करने के लिए इस साइड के पैरेलल एक साइड ऐसे करके बना दो, बना दोगे? इस साइड के पैरेलल एक साइड ऐसे करके बना दो, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, तो इसकी ये बी साइड है, तो इसकी ये साइड क्या रहेगी? बी साइड ही रहेगी हमारे पास। क्या रहेगी? बी साइड है, तो ये भी क्या रहेगी? बी साइड रहेगी, ठीक है। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो जाएगा दिस विल बी ए प्लस बी। रिजल्टेंट क्या जाएगा? ए प्लस बी। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, क्या चाहिए? वैल्यू। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ 90 डिग्री। अगर ये बी है, ये एंगल थीटा था मेरे पास, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा अल्टरनेट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और दिस कंपोनेंट विल बी बी साइन थीटा। क्या रहेगा? बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल की बात करो बच्चे, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है, बाकी किसी ट्रायंगल को नहीं देखना। ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बच्चे अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे बच्चे? इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं आर स्क्वायर लिखता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा बेस इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा। इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह लगा के ओपन करोगे आप लोग, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स की बात करता हूँ, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप। बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर यहाँ से लो और बी स्क्वायर यहाँ से लो, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। जब इस दोनों के अंदर से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। मैथमेटिकल आइडेंटिटी है तो दोनों 1 हो जाएंगे, हमारे पास ये टर्म बच जाएगा। तो चलिए मैथमेटिक्स आपने लगा दिया है, अब मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। बस इतना सा काम आपको करना है, खत्म। 3 स्टेप डेरिवेशन। आप लोग पता नहीं क्या लगाने रहते हो, पूरे एक पेज का डेरिवेशन करते हो, बताओ 3 लाइन में डेरिवेशन खत्म हो चुका है। दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्या रहेगा? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो रिजल्टेंट क्या लिखा बच्चे मैंने? रिजल्टेंट इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। आपको रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है रिजल्ट। अब देखिए मैं कुछ केसेस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? कुछ केसेस की बात करूंगा। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? 0 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इधर है, ये ए और बी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट की बात करेंगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सभी cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 होती है तो टर्म क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या टर्म बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? a प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। केस सेकंड की बात कर लेता हूँ। केस सेकंड में थीटा को 90 डिग्री ले लेता हूँ या फिर 180 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा 180 डिग्री, ए वेक्टर इधर जाएगा तो बी वेक्टर इसके अपोजिट में जाएगा। ए एंड बी दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a माइनस, देन द रिजल्टेंट विल
बी ए माइनस के बी, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। केस थर्ड की बात करता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं केस थर्ड, ठीक है। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री पुट कर लेता हूं, मतलब एक वेक्टर इधर है तो दूसरा क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू आप सबको पता है, cos 90 विल बी 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिजल्टेंट क्या होगा इन दिस केस, द रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होता है ये रिजल्टेंट होगा, 0 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास रिजल्टेंट ए प्लस के बी, 180 डिग्री का रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट विल बी ए माइनस के बी। ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू जो आती है दैट इज मिनिमम वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये मैक्सिमम मिनिमम निकाल के हमने किया क्या, इसको यूज कहां पर करना है सर, एप्लीकेशन की बात बताओ। एप्लीकेशन की बात बिल्कुल करेंगे, एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा मैं, तो आपको ये समझ में आया हो तो बताओ बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक बार, ठीक है। आप सबके रिव्यू में देखता हूँ, अभी मैं सबके आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स तो मैं देता ही हूँ, जिनका मेरे को लगता है आंसर देना चाहिए। तो आप इन दोनों को समझ में आया, बिल्कुल एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो दोनों वेक्टर्स के द्वारा रिजल्ट मैक्सिमम हमको ये मिल सकता है 0 डिग्री पर, और मिनिमम कहाँ मिल सकता है 180 डिग्री पर। बाकी सारी वैल्यू इसके बीच में मिलेंगी। बीच में मतलब एक वेक्टर में ले लेता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू में 20 न्यूटन एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू में ले लेता हूँ मैं बच्चे 12 न्यूटन। क्या ले लेता हूँ 12 न्यूटन। तो ए प्लस के बी जो मिलेगा मेरे को दैट इज 32 न्यूटन, और ए माइनस के बी मेरे को मिलेगा दैट इज मिली 8 न्यूटन। दीज टू वैल्यूज आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या मिलेंगी बच्चे, मैक्सिमम एंड मिनिमम मिलेंगी। ये वैल्यू जो रहेगी मेरे पास, दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस विल बी मिनिमम वैल्यू। मतलब इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलने वाला है या तो 32 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, इनके बीच की वैल्यू कोई मिल सकती है। 8 से छोटा वेक्टर आपको नहीं मिलने वाला और 32 से बड़ा, 32 से बड़ा वेक्टर आपको कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम ये और मिनिमम ये। तो हमको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मर्चेंट नेवी में पूछे जाते हैं कि दो वेक्टर दे देगा, एंगल देगा नहीं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो इनमें से होगा कोई, या फिर इसके बीच का एक ऑप्शन 32 के उधर का होगा, एक ऑप्शन 8 के नीचे का होगा। तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ रहा है तो एग्जामिनर आपसे बस ये जानना चाहता है कि आपको ये कंसेप्ट पता है नहीं पता है, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। क्लियर है बच्चे? कोई भी डाउट है बता देंगे बच्चे, कोई भी डाउट है। रिजल्टेंट की बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए लास्ट कंसेप्ट एक मैं आपको माइनस का और बता देता हूँ बच्चे, उसके बाद प्रोडक्ट का नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे, ठीक। देखिए मैंने अभी आपको रिजल्टेंट बताया, क्या बताया, रिजल्टेंट दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट आया आपका सबका। और मैंने कहा था अगर दो वेक्टर्स हैं और थीटा डिग्री पर दिए हुए हैं, कहाँ दिए हुए हैं बच्चे, थीटा डिग्री के ऊपर, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर मान लेता हूँ ये वेक्टर बी, तो मैंने कहा था रिजल्टेंट इनके बीच में से जाएगा। दिस वैल्यू विल बी आर ए प्लस बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी होगी। अब आप कहोगे सर आपने तो ये भी बताया था, इस ये वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे। अब आप कहोगे सर क्या बताया था आपने, ये वैल्यू बताई थी, ये वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी ए माइनस के बी। इसकी बात करते हैं। ए प्लस के बी आपने निकाली, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आप सबने निकाली, ठीक है। अब हम ए माइनस के बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए माइनस बी की। तो देखिए मेरे पास जो ए प्लस के बी आया है वेक्टर, ए प्लस के बी वेक्टर जो आया है आर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकले। अगर मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस मैं बी को माइनस बी वेक्टर रख देता हूँ, बी को क्या रख देता हूँ, माइनस बी वेक्टर रख देता हूँ, ठीक है। तो अंदर भी माइनस का रखना पड़ेगा, अंदर भी माइनस का रखना पड़ेगा, तो टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत किसी को? मैंने बाहर भी b की जगह माइनस बी लेना है बस आपको। जब आप b की जगह माइनस बी ले लोगे तो ये टर्म बन जाएगा a माइनस के b इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस विल बी द ए माइनस के बी।
ये क्या हो जाएगा, a माइनस के बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की बात करेंगे। तो आपको कभी भी a प्लस बी निकालना है, क्या यूज करना है बच्चे, ये वाला टर्म, a माइनस के बी निकालना है, ये वाला टर्म यूज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने पढ़ा हुआ टॉपिक पढ़ा है, कोई नया टॉपिक नहीं है, बस मैंने आपको बताया कंसेप्ट को आपको किस तरीके से देखना है, किस नजरिए से हमको कंसेप्ट के ऊपर अप्रोच करना है, और कुछ हमने डिस्कस किया ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बच्चे बताता हूँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे अभी सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि जो भी यहाँ से नए अपडेट्स हम लोग देंगे, अपडेट आपको मिलेंगे अगर अकॉर्डिंग टू मर्चेंट नेवी। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी में एज एन ऑफिसर जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है, तो साथियों सारे चैनल को अपना एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, और प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, इस क्लास का रिव्यू आप देंगे बच्चे। और जो भी आ सकते हैं ऑफिस विजिट करिए, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए जो भी हमारी तरफ से आपको गाइडलाइन दी जाएंगी, एक रोड मैप बना करके आपको देंगे, उसको फॉलो करिए एंड यू विल श्योर अचीव योर टारगेट। धन्यवाद बच्चे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।